हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज का जो बचा हुआ टॉपिक था अलाउद्दीन खिलजी, तो उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी का जो उत्तर भारत का अभियान था वो तो अपना हो चुका था, है ना। अब हम बस शॉर्ट में मैं आपको इतना बता दूं। हाँ, यहाँ उत्तर भारत में जो है गुजरात पर आक्रमण किया था। ठीक है, गुजरात पे आक्रमण कब किया था इसने? 1298 ईस्वी में। फिर 1301 ईस्वी में जो है इसने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। ठीक है, फिर यहाँ पे 1303 ईस्वी में जो है चित्तौड़ पर। फिर मालवा पे जो है वो 1305 ईस्वी में। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है, इनका ईयर आप याद रखिएगा, इन पे इनका ज्यादा पूछता है। ठीक है, और उसके बाद इनका केवल नाम याद रखेंगे काफी है। धार, चंदेरी, सिवाना और जालौर पे इस तरह से आक्रमण किया था। अब बात ये होती है कि जो दक्षिण भारत का इसका अभियान था उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि दक्षिण भारत में इसके अभियान कैसे रहे थे। मैंने आपको एक चीज बताई थी उसी समय कि अलाउद्दीन खिलजी के जो आक्रमण है, तो उत्तर भारत का जो अभियान है उसका जो मुख्य कारण था, उस अभियान का मुख्य कारण क्या था? साम्राज्य विस्तार। पर दक्षिण भारत के जो अभियान इसके थे, दक्षिण भारत के राज्यों के विरुद्ध जो अभियान चलाया गया था उसका मुख्य कारण क्या था? धन प्राप्ति और उन राज्यों को अपने अधीनस्थ लाना, उनको अपनी अधीनता स्वीकार करने पे मजबूर करना था। ठीक है, तो उन राज्यों को अपना अधीन बनाना, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आता है तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा एक क्वेश्चन आया भी है। तो चलिए, दक्षिण भारत के राज्यों के प्रति जो नीति है तो हम नीचे चल के देख लेते हैं। पहले हम देख लेंगे फिर बाकी की चीजें पढ़ेंगे। एक मिनट, यहीं से। हाँ, दक्षिण भारत में जो दक्षिण भारत में के प्रति जो अभियान चलाया था, तो उनमें एक तो है हमारा क्या कहते हैं ये सबसे पहला जो देवगिरी। ठीक है, देवगिरी। ठीक है, देवगिरी में जो है वो देवगिरी के शासक थे। देवगिरी के शासक के विरुद्ध जो है दक्षिण भारत अभियान चलाया गया था। और देवगिरी में जो है वो देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। देवगिरी में यादव वंशीय शासक रामचंद्र देव था। दोस्तों, जो ये टॉपिक है ये वेरी वेरी वेरी, मतलब मैं कितने बार वेरी लगाऊं मुझे नहीं पता, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर बीच यहाँ से प्रश्न आ ही रहे हैं। ठीक है, और तो इसलिए इसको याद कर लीजिएगा जरूर कि मतलब इनके मिलान के लिए आता है, हर तरीके से आपको पूछा जा सकता है। तो देवगिरी में कौन सा वंश था? यादव वंश था। और उसके शासक कौन थे? रामचंद्र देव थे। ठीक, अब देवगिरी पे आक्रमण करने की कौन कौन सी वजह थी? 3 वजह थी देवगिरी पे आक्रमण करने की। ठीक, पहली वजह क्या थी? पहली वजह ये थी कि आपको याद होगा कि जब गुजरात पर आक्रमण किया था तो गुजरात के शासक राय कर्णदेव था। ठीक है, राय कर्णदेव। तो राय कर्णदेव ने जो है देवगिरी के ये क्या कहते हैं रामचंद्र देव के यहाँ जो है वो शरण ले ली थी। ठीक है, तो यही जो है वो भाई अपने दुश्मन को यदि जो है वो शरण देगा तो भाई उसके यहाँ तो जो है वो आक्रमण किया जाएगा। तो राय कर्णदेव को शरण लेने के कारण, राय कर्णदेव के शरण लेने के कारण पहला कारण था। दूसरा कारण तो हमारा एज ऑलवेज धन प्राप्ति ही होगा। ठीक है, तीसरा कारण था कि जब आपको याद हुआ कि राय कर्णदेव के यहाँ जब आक्रमण किया था तो उनकी रानी जो है वो कमला देवी थी। ठीक है, कमला देवी से उसने विवाह करके उनको मलिकाए जहां की उपाधि दे दी थी। तो कमला देवी की एक पुत्री थी, ठीक है, जिसका नाम था देवल देवी। ठीक है, जिसका नाम था देवल देवी। अब इस देवल देवी को मतलब कमला देवी ने बोला कि मुझे देवल देवी चाहिए। ठीक है, देवल देवी को प्राप्त करने के लिए, देवल देवी को प्राप्त करने के लिए कमला देवी ने बोला कि भाई ये जो देवल मेरी पुत्री है वो मुझे चाहिए। तो इसने फिर जो है वो वहीं आक्रमण किया और फिर जो है वो
इसका सामना अलग खां से होता है। फिर कर करके जो है ऐसे जो है वो पहले तो पराजय प्राप्त होती, फिर जो है वो मलिक काफूर जाता है और फिर जो है वहाँ पे रामचंद्र देव जो है वो उसकी पराजय होती है और रामचंद्र फिर देवल देवी को ये लेके आता है और देवल देवी का विवाह जो है वो देवल देवी का विवाह कमला देवी की जो पुत्री है, पुत्री देवल देवी का विवाह, देवल देवी का विवाह किससे कर देते हैं? अपने पुत्र से कर देते हैं जिसका नाम रहता है खिज्र खां। अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र खिज्र खां से उसका विवाह कर दिया जाता है देवल देवी का। ठीक है, मतलब ये सोचे कि जो उस देवल देवी की माँ से स्वयं विवाह कर लेता है, अब देवल देवी पुत्री से अपने मतलब पुत्र की शादी कर देता है। तो एक तरीके से भाई बहन का विवाह, ऐसा मतलब एक तरीके से स्टेप सन स्टेप डॉटर का जो है वो विवाह हो जाता है। तो ये मतलब मैंने इसको एक मजाक के लहजे में इसलिए बताया है क्योंकि आपको ये चीज़ें जब भी कोई चीज़ ऐसी इस टाइप की होती हैं तो उस पर जो है वो चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हुआ। तो कमला देवी की पुत्री देवल देवी का विवाह खिज्र खां से कर दिया जाता है। अब जब देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को बंधक बना के जब दिल्ली ले आया जाता है तो दिल्ली में आने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को किसकी उपाधि देता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राय रायन की उपाधि देता है। अब ये पूछेगा निम्नलिखित में से किस शासक को अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि दी थी? ठीक है, राय रायन की उपाधि। ठीक है, किसे अगर ये पूछे कि रामचंद्र देव को किसने जो है वो राय रायन की उपाधि दी थी तो अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी। ठीक है, अब राय रायन की उपाधि देने के साथ साथ इसे जो है वो स्वर्ण छत्र भी प्रदान करता है। अलाउद्दीन जो है वो इसे स्वर्ण छत्र प्रदान करता है, सोने का एक छाता रहता है। और फिर जो है उसे एक क्या कहते हैं कि 1 लाख स्वर्ण टंका और गुजरात में नौसारी की जागीर भी दे देता है। 1 लाख स्वर्ण टंका और गुजरात की जागीर भी दे देता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? इतनी चीजें देती है जिसमें ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। ये वाला तो सबको देता है लगभग। स्वर्ण छत्र जिन्हें भी हरा अभी क्या कहते हैं दक्षिण भारत के जितने राज्यों को हराया है उनको देता है, क्योंकि अब ये जो है वो अब रामचंद्र देव और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो इनमें फ्रेंडशिप हो जाती है। दोनों फ्रेंडशिप डे भी मनाते हैं, एक दूसरे के कलाई पे जो है वो सब बांधते भी हैं, जोक्स अपार्ट। तो दोनों लोग जो है वो फ्रेंडशिप हो जाती है कि भाई ठीक है, पकड़ वकड़ के लाए थे कोई बात नहीं है, पर स्वर्ण छत्र भी तुम हमको दे दियो, 1 लाख रुपए का स्वर्ण टंका भी दे दियो, दिल से नहीं पर ऊपर से तो दोस्ती कर ही लेंगे अब तुमसे हम, गुजरात की जागीर भी दे दियो, राय रायन की उपाधि भी दे दियो, अब तो चलो ठीक है तुमसे दोस्ती बनती है, और नहीं भी हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि दोस्ती नहीं भी बनेगी तो भाई तुम आक्रमण कर दोगे, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इससे अच्छा है कि दोस्ती बना के चलो। ठीक है, मित्रता। अब मित्रता बना के चलना, तो पहले जमाने में जो मित्रता होती थी ना वो तुरंत ही रिश्तेदारी में बदल जाती थी। जैसे ही मित्र आप बने मेरे ना, तुरंत जो है रिश्तेदारी में बदल गए। अब सोच लीजिए, मतलब इतिहास की ऐसी घटना जिस पे आपको मतलब सुन के भी थोड़ी सी हंसी आएगी नहीं, इतिहास की ऐसी घटना को जिसको सुन के भी आपको थोड़ी तो हंसी पक्का आएगी कि मतलब ये क्या चल रहा है इतिहास में, ये क्या चल रहा है कि क्या होता है कि गुजरात पे आक्रमण किया, शुरू से देखिएगा। हाँ, शुरू से आप देखिएगा घटनाक्रम को थोड़ा नोटिस करिए कि गुजरात पे आक्रमण किया, वहां से कमला देवी को लेके आए, शादी कर लिए, मलिकाए जहां की उपाधि दे दिए, फिर उसकी बेटी देवल देवी को लेकर आए, देवल देवी से अपने बेटे खिज्र खां की शादी कर दिए। ठीक, अब ये क्या करेंगे, अब रामचंद्र देव, ठीक है, रामचंद्र देव को जब उनसे इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है तो अब रामचंद्र देव जो है ना वो अपनी पुत्री झात्यपाली का विवाह अलाउद्दीन से कर देते हैं। अब बताइए, मतलब कि आप सोचिए कि 1298 में आक्रमण होता है, ठीक है, उधर
उधर 1298 में, इधर 1307 में, ठीक। और कमला देवी से वो विवाह कर लेता है, ठीक। अब दो मतलब 9 साल के डिफरेंस के बाद अलाउद्दीन खिलजी की कितनी ज्यादा एज हो गई होगी, ऑलरेडी उसका पुत्र भी हो गया था और उसके पुत्र का भी विवाह कर दिए थे ये, ठीक है। तो अब उसके पुत्र, उसके भी अब जो है वो झात्यपाली का विवाह, जो रामचंद्र देव की जो पुत्री थी झात्यपाली, वो कितनी छोटी होगी, उसका विवाह जो अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया, उनकी कितनी ज्यादा एज होगी। मतलब क्या चल रहा है, क्या किसी से भी कोई विवाह कर ले रहा है, कोई भी किसी को जो है वो मित्रता में दे दे रहा है। तो मतलब एक उस समय जो कह सकते हैं कि स्त्रियों की स्थिति बड़ी दयनीय है कि भाई उनके ऊपर जो है वो मध्यकालीन में जो इतिहास में जो है वो खासकर जो है वो दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान ही एक ऐसी मतलब थी जो जिनके डिसीजन मतलब जो एक कह सकते हैं कि सशक्त महिला थी। बाकी सब के जो डिसीजंस हैं उनके ऊपर हैं ही नहीं डिपेंडेंट, ठीक है। आप कहीं से भी किसी को जो है वो आप जो है विवाह कर सकते हैं। और जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था उनको जो है वो सीधे सीधे जो है वो क्या जौहर कर लेना पड़ता था, ठीक है। जौहर कर लेना पड़ता था, ये मजबूरी नहीं थी, जौहर कर लेना उनकी स्वेच्छा थी, ठीक है। क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था भाई। मतलब कि यदि आपको कोई जो है वो शासक उठा के लेके अपने घर जाता है तो भाई ये आपकी स्वीकृति नहीं है ना, बेमन से आप किसी से विवाह कर रहे हो तो मतलब किसी क्या रह रहे हो, 10-10 रानियां न, कितनी कितनी रानियां रहती थी साथ में। तो एक ये भी चीजें थी छोड़ा, ठीक है। तो ये कैसी मतलब एक ऐतिहासिक घटना है। वर्तमान युग पहले से काफी अच्छा है, काफी बदल गया है स्त्रियों के मामले में भी और काफी सामाजिक ताना बाना के मामले में भी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, बस वही है कि अब ये पूछेगा कि मतलब झात्यपाली का विवाह ऐसा कुछ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा, फिर भी मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि जो है रामचंद्र देव ने अपनी पुत्री झात्यपाली का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया, ठीक है। और फिर वही वही अब दोस्ती बन गई रिश्तेदारी में। अब जब रिश्तेदार हमारे तुम हो गए भाई तो अब सपोर्ट तो करना पड़ेगा। अब हम कहीं भी फिर दक्षिण भारत में आक्रमण करते हैं तो आपको मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक। चलिए फिर इस चीज को जो है वो एक बार फिर से और रिवाइज कर लेते हैं और आप लोग लिख भी लीजिएगा इसको अच्छे से। देवगिरी पर आक्रमण करते हैं, कब करते हैं, 1307 ईस्वी में करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो पहले थोड़ा सा शिकस्त मिलता है, फिर उसके बाद जो है वो मलिक कफूर को भेजते हैं। मलिक कफूर ने जो है वो इनको पराजित किया। और फिर उसके बाद क्यों अब देवगिरी पे आक्रमण करने की वजह क्या थी, तो सबसे पहली वजह थी राय कर्णदेव को शरण देने के कारण। फिर धन प्राप्ति थी, कमला देवी सिंह की जो पुत्री थी, कमला देवी ने बोला कि भाई मुझसे शादी कर लियो तो आप मेरी बेटी को भी लेके आओ। हाँ, वर्तमान समय की तरह थोड़ी है कि जो डिवोर्स लिया जाता है तो फिर जो है वो पुत्री की जो है वो कस्टडी किसको दी जाए, ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे। तो अब कहते कमला देवी, तो फिर देवल देवी को भाई वहीं से चूंकि राय कर्णदेव जो है रामचंद्र देव के यहाँ जो है वो शरण लिए थे, बस फिर इसी वजह से देवल देवी को प्राप्त करने के लिए, अब देवल देवी को प्राप्त किए तो खिजर खां से, अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिजर खां से विवाह कर दिया। अब जब खिजर खां से विवाह हुआ हो गया, अब रामचंद्र देव को पकड़ के लेके आए, राज्य में उनके बंदी बना के लेके आए। लेकर तो बंदी बना के लेके आए थे पर भेजा गया इनको बड़े सम्मान के साथ। कैसे, इनको पहले राय रायन की उपाधि दे दी गई, इनको एक स्वर्ण छत्र दे दिया गया, इनको 1 लाख का सोने का टंका दे दिया, इनको गुजरात की जागीरें दे दी, ठीक है। तो अब इनसे खुश होकर इन्होंने अपनी पुत्री झात्यपाली का विवाह कर दिया कि जाओ भाई तुम दिल्ली सल्तनत के जो है वो शासक की शासिका बन जाओगी तुम वहां पे, और क्या कहते हैं उनके शासक से विवाह हो जाएगा। तो झात्यपाली जो है उनसे विवाह, दोस्ती बन गई रिश्तेदारी में, ठीक। बात खत्म हो गई। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा था तेलंगाना। चलिए ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा अपने पास जगह कम रहती है, समझ रहे हैं, समझाने के लिए। तेलंगाना, हाँ, तो तेलंगाना में जो है मतलब इस यहाँ पे इसको वारंगल था, वारंगल, ठीक है। वारंगल पे जो है वो काकतीय वंशी शासक, यही इंपॉर्टेंट, सबसे पहले कौन सा वंश था वारंगल में, काकतीय वंश शासक कौन था, प्रताप रुद्रदेव। जैसे वहां पे क्या था कि ये आपके देवगिरी में यादव वंशी शासक रामचंद्र देव थे, ठीक है। तो तेलंगाना में काकतीय वंशी शासक प्रताप रुद्र
देव। ठीक, अब इस पे जो है वो आक्रमण 1303 ईस्वी में किया गया। इस आक्रमण का पहले नेतृत्व जो है वो मलिक छज्जू और फखरुद्दीन जूना ने किया था। फिर बाद में जो है इसका जो है नेतृत्व मलिक कफूर ने किया। और मलिक कफूर ने जो है वो क्या कहते हैं, तेलंगाना की राजधानी वारंगल पर आक्रमण किया। और फिर जब देखा कि भाई इन्होंने जब क्या कहते हैं, प्रताप रुद्र देव ने देखा कि जब स्थिति नहीं संभल रही है, तो इन्होंने क्या किया कि एक मूर्ति बनवाकर अपने आप को, मतलब कि एक जंजीर गले में बंधी हुई, गले में जंजीर बंधी हुई एक मूर्ति मलिक कफूर के पास भेज दी। जिसका अर्थ पता है क्या होता है? आत्मसमर्पण। क्योंकि भाई खुद को तो गले में जंजीर डाल के ले नहीं जाएंगे, तो इसलिए मूर्ति पे डाल दिया और बोला भाई मैं आत्मसमर्पण करता हूं। और इसी प्रताप रुद्र देव ने जो है वो मलिक कफूर को क्या दिया? इसी प्रताप रुद्र देव ने मलिक कफूर को जो है वो कोहिनूर हीरा दिया भेंट में। कोहिनूर हीरा दिया भेंट में। फिर उसके बाद जो है इनको भी अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो सम्मान करके धनराशि प्रदान कर दी और फिर इनको छोड़ दिया जो है, क्योंकि दक्षिण भारत पे इसको साम्राज्य विस्तार करना ही नहीं था, सीधी सी बात है। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है होयसल। ठीक है, होयसल ये कहाँ है? कर्नाटक में। होयसल के जो है वो सॉरी द्वार समुद्र मैंने वंश की जगह का नाम लिख दिया। ठीक है, जगह की जगह मैंने वंश का नाम लिख दिया, सॉरी। द्वार समुद्र कहाँ है? ये आपका कर्नाटक में। ठीक, द्वार समुद्र में कौन सा वंश था? होयसल। ठीक है, यहाँ के शासक का क्या नाम था? वल्लाल, जिसको मैंने बताया था ना, भल्लाल देव। ठीक है, वो कौन सी मूवी थी ना, एक ये आपकी आई थी ना, साउथ की एक मूवी थी, उसी का नाम था बाहुबली। हाँ, तो द्वार समुद्र में होयसल वंशी शासक भल्लाल से वल्लाल याद कर लीजिएगा। ठीक है, इनका शासन था। ठीक है, अब ये जो है ना वो वल्लाल जो है वो ये क्या करता है, ये ऑलरेडी जो है वो अपने जो है वो करीबी जो राज्य था पांड्य राज्य पे आक्रमण करने गया था। पांड्य राज्य पे आक्रमण करने गया था, पता चला इसी के राज्य पे आक्रमण हो गया। ठीक है, तो इसने स्थिति को भापा और पहले ही जो है कह दिया आत्मसमर्पण। कहा कि भाई अभी तो हम तैयार हैं नहीं, इसलिए चलो आत्मसमर्पण कर दिया जाए। अधीनता स्वीकार कर ली अलाउद्दीन खिलजी ने। इसे भी स्वर्ण छत्र प्रदान किया, इसे भी सम्मानित किया और धन वन देके लौटा दिया, कहा जाओ। ठीक है, अब बच गया पांड्य वंश। ठीक है, इनको याद रखिएगा कि जो है वो देवगिरी के यादव वंशी शासक, हाँ देवगिरी कहाँ था? महाराष्ट्र में था। ठीक है, देवगिरी के यादव वंशी शासक रामचंद्र देव। ठीक है, वारंगल के काकतीय वंशी शासक प्रताप रुद्र देव। ठीक है, द्वार समुद्र के होयसल वंशी शासक बल्लाल। ठीक, ये आता है 100 बार आता है, इसलिए बता रहे हैं। ठीक, चलो फिर अब होता है पांड्य पे। एक राज्य था जिसपे वो आक्रमण करने गया था आपका बल्लाल। ठीक है, पांड्य राज्य था। ठीक है, पांड्य पे जो है वो उस समय जो दो भाई थे, वीर पांड्य और सुंदर पांड्य। वीर पांड्य और सुंदर पांड्य। ठीक, इनका शासन रहता है।
फिर इन्हें भी जो पराजय का सामना करना पड़ता है, ठीक। वीरपांड और सुंदरपांड में वैसे इन्होंने जो है वो डट कर सामना किया था, ठीक है। और एक चीज़ और पांड्य वंश के बारे में बताएं कि इसमें ये पांड्य वंश के शासक, पांड्य शासक ऐसे थे ना कि जहाँ पे मलिक कफूर को सर्वाधिक शिकस्त मिला था और लगभग अंत तक उनको विजय नहीं मिली, बट इसको इसको पराजय भी नहीं कह सकते हैं ना। कहते हैं यहाँ पे मलिक कफूर को जो है वो, इसने क्या किया था ना, पांड्य वंश के शासक वीर पांडे और सुंदर पांडे ने, अच्छा एक्चुअली वो उस समय परिस्थितियां क्या थी ना कि आपस में ही इनके जो है वो आंतरिक युद्ध चल रहा था, ठीक है। आपस में ही वीर पांडे सुंदर पांडे के बीच जो आपस में ही चल रहा था अंदर आंतरिक। अब फिर भी जो है इनके राज्य पे जब आक्रमण हुआ तो इन्होंने छिप छिप कर अलग अलग जगहों से जो है वो युद्ध का जो है वो नेतृत्व किया, सामना किया, छिप कर युद्ध का सामना किया अलग अलग जगहों पे, और अंत तक जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। मतलब यही राज्य था दक्षिण भारत के। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण भारत के किस राज्य ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो वो पांड्य राज्य है। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, ठीक है। फिर भी क्या हुआ कि भाई हम अधीनता स्वीकार कर लेता ना, तब भी कुछ मतलब वही होता जो पिछले राज्यों के साथ हुआ था कि भाई वो अलाउद्दीन खिलजी बुलाता और फिर उनको जो है वो मतलब धन बन देता अपनी तरफ से, और फिर जो है वो मतलब एक अपने अधीन बना लेता। पर हुआ क्या ना कि बस यहाँ से जो है ना वो अधीनता से स्वीकार नहीं की गई, परंतु सर्वाधिक धन की प्राप्ति जो है ना पांड्य राज से ही हुआ था, क्योंकि वो छुप छुप के तो वो कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। इनके बाकी पूरे शासन मतलब कि पूरे राज्य में इन्होंने मतलब अकूत धन संपत्ति को लूटा, जितना लूट सकते थे ना उतना लूट लिया। तो सर्वाधिक धन की प्राप्ति, बाकी सब जो है वो थोड़े चालाक थे, ठीक है। सर्वाधिक धन की प्राप्ति किया, ठीक है, यहाँ से पांड्य शासक से। तो इनके बारे में दो चीजें हैं कि एक ऐसा एकमात्र राज्य था जिसने जो अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता नहीं स्वीकार की थी। दूसरी चीज है कि सर्वाधिक धन की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो पांड्य राज्य से ही हुई थी, ठीक है। कौन था शासक? सुंदर पांडे और वीर पांडे थे, भाई थे दोनों, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या होता है कि इसका जो इनका जो है वो अंतिम अभियान जो रहता है देवगिरी पर पुनः आक्रमण करता है, ठीक है। देवगिरी पर पुनः आक्रमण करता है। ये सारी चीज़ें लिख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें मेंशन नहीं है, ये शॉर्ट में चूंकि टाइपिंग किया करना रहता है तो इसको शॉर्ट में होता है, तो हम उसको जो है वो एक्सप्लोर करके आप लोगों को पढ़ाते हैं और फिर मज़ा भी आता है लिख लिख के पढ़ाने में। थोड़ा सा जो चीज़ें याद रहती हैं उसको रिकॉल कर होता है, इंसान आपको बताता है। ये देवल देवी थोड़े से अजीब सा लग रहा है, खेल देवी लग रहा था, देवल देवी लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो देवगिरी पे पुनः आक्रमण होता है, देवगिरी पर पुनः आक्रमण होता है। कब होता है? 1313 में। क्यों होता है और उस समय शासक कौन रहता है? रामचंद्र देव नहीं रहता है, उसका पुत्र शंकर देव रहता है, शंकर देव रहता है, ठीक। क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि सबसे पहली बात तो शंकर देव ने इसकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। देव ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। करने से मना कर दिया था। दूसरा कारण ये था कि जो कहते हैं कि एलेचपुर वाला जो धन था, मतलब कहता है कि वहाँ से देने के लिए वो भी उसको जो है वो देने से मना कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो क्या कहते हैं कि
अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को भेजा, ठीक है। अब मलिक कफूर ने 1313 में मलिक कफूर ने आक्रमण किया। और हुआ पराजय, शंकर देव जो है वो शंकर देव पराजित हो गए। पुनः जो है वो देवगिरी पर उनका आक्रमण हो गया। अब जब इस बार लिया ना तो देवगिरी का जो है वो सीधे सीधे विलय कर दिया दिल्ली सल्तनत में। बात समझ में आ गई। तो अब देवगिरी पे ये दोनों आ चुका है। देवगिरी पे का शासक रामचंद्र देव था, देवगिरी का शासक शंकर देव भी था। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आता है मिलाने के लिए तो लगा लीजिएगा। बात समझ में आ गई। अब हो गया हमारा दक्षिण विजय अभियान खत्म, ठीक। चलिए, अब हमने आपसे एक चीज का वादा किया था कि हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ फैक्ट्स बताएंगे, ठीक है, जो कि मतलब एक ऑल ओवर मोटा मोटी पूरा फैक्ट आपको बता देंगे, जिससे जो है वो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे का बताने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूरी चीज़ों को रिकॉल करने से पहले जो उसके बाद के 2 ठो हैं उनके बारे में भी पढ़ लिया जाए। तो इनके बारे में क्या ही पढ़ें, कुछ है ही नहीं ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो है वो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी बनते हैं, 1316 ईस्वी से लेकर 20 तक हैं। इनके बारे में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था और ऐसा करने वाला दिल्ली सुल्तनत का ये पहला सुल्तान था। और इसने जो है वो नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। ये वाला तो क्वेश्चन में ऐसा आ भी सकता है, ठीक है, पर ये वाला आता है। ये वाला तो मतलब 100% आता है, कई बार आया है, ठीक है, कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने जो है वो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने जो है स्वयं को खलीफा घोषित किया था, ठीक है। तो यही वाला जो है वो करना है। ठीक, चलिए। अब ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी हो गया। नाम याद रखिएगा क्योंकि क्रम याद रखना है इसलिए, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का कुतुबुद्दीन मुबारक, उसके बाद नासिरुद्दीन खुसरो शाह था, ठीक है, नीचे वो भी दिया होगा। अच्छा, नहीं दिया हुआ है क्या? नहीं, लास्ट में जो शासक था वो नासिरुद्दीन खुसरो शाह था, ठीक है। और इसी को मार के जो है वो गयासुद्दीन तुगलक ने जो है वो क्या कहते हैं, तुगलक वंश की स्थापना की थी। नासिरुद्दीन खुसरो शाह, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है। ये मतलब इनके बारे में इतना 2 चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज, हिंदू धर्म में परिवर्तित एक मुसलमान था। सेकेंड जो आपको याद करनी है वो बस यही है कि ये इसी की हत्या करके जो है गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। मतलब ये कह सकते हैं कि खुलजी वंश का अंतिम शासक। ठीक, चलिए, हो गया। अब हम चलते हैं अपने अलाउद्दीन खिलजी के फैक्ट्स पे। पूरा मैदान यहाँ पेज पूरा हमारा खाली है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ लिया जाए। ठीक है, चलिए। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे पहली बात तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1290 से लेके 1296 तक होता है। इनका नाम जो है वो अलाउद्दीन शासनकाल जो है वो 1290 से लेके अलाउद्दीन खिलजी नहीं, जलालुद्दीन खिलजी का था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल जो है 1296, वही मैंने सोचा इतना कम कैसे, 1316 तक, ठीक है। 1296 से लेकर 1316 तक, ठीक है। कितने वर्ष तक?
20 वर्ष तक इनका शासनकाल रहता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सबसे पहले जो पहला फैक्ट है वो आपको मैंने बताया कि सब पहले जो है वो शासक बनने से पहले वो कड़ा मानिकपुर का सूबेदार रहता है। कड़ा मानिकपुर का सूबेदार, फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2, राज्याभिषेक जो है वो राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में, बलबन के लाल महल में, ठीक है। फैक्ट नंबर 3 कि इसके जो है वो इसके क्या कहते हैं शासनकाल में अमीर खुसरो ने जो है वो मतलब कि अमीर खुसरो की मदद से जो है वो इसके शासनकाल में था अमीर खुसरो, और इसने अमीर खुसरो की मदद से राजत्व का सिद्धांत दिया था, ठीक है। राजत्व का सिद्धांत। फैक्ट नंबर 4, ठीक है। इसमें इसके शासनकाल में सर्वाधिक 6 मंगोल आक्रमण हुए थे, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण। कारण मैंने बताया था क्लास में पहले ही कि क्या कारण था इस समय मंगोलों के आक्रमण का कारण दिल्ली सल्तनत पे कब्जा करना नहीं, साम्राज्य विस्तार नहीं था। इस समय अलाउद्दीन खिलजी से प्रॉब्लम थी उनको, क्योंकि उसने जलालुद्दीन खिलजी को मार डाला था। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण 6 बार हुए थे इसके शासनकाल में। तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान जिसके शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए, तो ये हमारे अलाउद्दीन खिलजी हो, ठीक है। फैक्ट नंबर 5, इसने सिकंदर ए सानी अर्थात सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। सिकंदर ए सानी अर्थात सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। फैक्ट नंबर कितना 6वां हो गया, ठीक है। फैक्ट नंबर 6 है कि इसके 2 ख्वाब थे, ठीक है। 2 ख्वाब क्या थे? एक तो विश्व विजय, दूसरा नवीन धर्म की स्थापना। तो कुछ भी पूछ सकता है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसे विश्व विजय की कामना थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। किसने नवीन धर्म की स्थापना के बारे में सोचा था? अलाउद्दीन खिलजी। किसके कहने पर त्याग दिया? अलाउल मुल्क के। अलाउल मुल्क जो क्या था, इसका क्या था? अरे भाई, अलाउल मुल्क इसका जो है वो ये कहते दरोगा वरोगा टाइप का क्या था रहता है, कोतवाल। कोतवाल था, ठीक। फैक्ट नंबर 7, बाजार नियंत्रण प्रणाली। बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। फैक्ट नंबर 8, इतना याद कर लेंगे ना, काम चल जाना है आप लोगों का, ठीक है। बाजार नियंत्रण प्रणाली। फैक्ट नंबर 8 क्या था? स्थायी सेना, ठीक है। फैक्ट नंबर 2, सैनिकों का हुलिया व घोड़ों का दाग देने की प्रथा। अगर पूछे ना तो ये भी बता दीजिएगा कि 4,75,000 सेना थी, एग्जैक्टली मुझे याद है। और अगर ना भी पूछे ना, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के पास सर्वाधिक सेना थी, तो वहां पे गोला अलाउद्दीन खिलजी पे गोला भर के और बगल में लिख दीजिएगा 4,75,000, मुझे याद है। जोक्स अपार्ट, और इतनी सेना थी इनके पास, ठीक। आता है ना मज़ा जब आप लोगों को कुछ मतलब याद रहे और बताने का मौका ना मिले, तो लगेगा यार मुझे तो केवल इतना ही नहीं, मुझे तो ये भी पता है कि कितनी सेना थी उसके पास, ठीक। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली, इनके पास चार गल्ला मंडी थी, सराय अदल था, घोड़ों और दासों मवेशियों का बाजार था, सामान्य बाजार था, ठीक है।
और उसके बाद स्थायी सेना हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद जो है वो, हाँ, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने भूमि कर, जिसको खराज कहा जाता है, भूमि कर को बढ़ाकर 50% कर दिया था। एक चीज इसी से और आ गया कि पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइशें कराकर उस पर सर्वाधिक आय लेने लगा। तो पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइशें कराकर तब कर निर्धारित किया था, ठीक है। भूमि की पैमाइश करवाकर लगान निर्धारण, बात समझ में आ गई। उसके बाद जो है उसने 2 नए कर चलाए, 2 नए कर, चलिए बताइए। चरी और घरी। चरी पशुओं की चराई पर, पशुओं की चराई पर, घरी गृह कर था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने की साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, ठीक है। साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार कहां तक? उत्तर भारत, ठीक है। उत्तर भारत में कहां कहां? गुजरात, गुजरात के बाद रणथंभौर। चलिए बताते रहिए, नीचे कमेंट में कमेंट करते रहिए। रणथंभौर कि गुजरात का शासक कौन था, रणथंभौर का शासक कौन था, ठीक है। चित्तौड़ का शासक कौन था? उसके बाद जो है वो गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ के आगे भी थे ना, इनके आगे जो है वो सिवान थे, क्या कहते हैं, सिवान था और जलौर था। सिवान, जलौर, मालवा, सिवान, जलौर, मालवा, इन पर भी आक्रमण किया था। इनको सबको अपने अधीन वो कर लिया। फिर दक्षिण भारत अभियान चलाया, ठीक है। दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में कहाँ कहाँ पे आक्रमण किया? तो दक्षिण भारत में जो है वो एक तो अपना ये देवगिरी पे, ठीक है, फिर वारंगल पे, फिर द्वार समुद्र पे, ठीक है। द्वार समुद्र के बाद पांड्य पे, फिर देवगिरी पे पुनः जो है वो आक्रमण करता है। तब उसके बाद एक इसका राज्य था जिसको अपने साम्राज्य में मिला लेता है। ये सारी चीजें थी, ठीक। तो ये सारी बातें थी। अब उसके जो दक्षिण भारत के प्रति जो जो विरुद्ध अभियान, इतने फैक्ट, अब 13 फैक्ट है। और भी कोई फैक्ट है मुझे याद करने दीजिए, कोई और फैक्ट है? बाकी सबके इनके बारे में ऊपर से विस्तार से भी तो मैंने बता ही दिया है जितने अभियान चले थे। और कोई फैक्ट है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में? मेरे ख्याल से इतना ही है, ठीक है। 13 फैक्ट हैं, इनको याद कर लीजिएगा, ठीक। 13-14 फैक्ट हैं। दक्षिण भारत और उत्तर भारत की तरफ अभियान था, ठीक है। तो ये इतने फैक्ट हैं, इससे धन प्राप्ति होती है। अच्छा, जो इनके अभियान थे दक्षिण भारत का, उससे जो है इसको बहुत लाभ मिला, धन प्राप्ति वक्ति हुई इसकी, ठीक है। एक और छोटा सा फैक्चुअल जो मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ, इम्पॉर्टेंट है, कि जैसे इसके जो क्या कहते हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य विजय थी, उनका क्या महत्व था। तो सुनना चाहें तो सुन लीजिए, अगर कुछ उसमें इम्पोर्टेंट मुझे लगता है तो कुछ लिख भी दूंगी कि अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक विजयों का महत्व, एक टॉपिक है, ऐसे ही थोड़ा सा बता दिया जाए तो ठीक ही रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक विजयों का, या सैनिक नहीं कह सकते, सैन्य विजय ही कहेंगे। सैन्य शब्दों का इस्तेमाल जो है ना वो बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, और खासकर जब आंसर राइटिंग का युग चल रहा हो यूपीपीसीएस में, तब, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य विजयों का महत्व, बात समझ में आई? क्या महत्व था? धन प्राप्ति थी, ठीक है। साम्राज्य विस्तार था, ठीक है। तीसरा था
अधीन बनाना अपने राज्यों को अधीन बनाना। ठीक है। अब इसका जब धन प्राप्ति का भी क्या महत्व था, तो धन प्राप्ति की वजह से इसने जो है वो विशाल सेना खड़ा किया। ठीक है, विशाल धन प्राप्ति की। तो इसमें क्या ना, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो अपने विजयों के कारण जो है उत्तर भारत में लंबे समयांतराल बाद जो है ना, काफ़ी लंबे पीरियड बाद जो है वो दिल्ली सल्तनत में राज्य तो चल रहा था, पर किसी ने साम्राज्य विस्तार के बारे में इस तरह से कभी सोचा नहीं था। तो साम्राज्य निर्माण की परंपरा एक बार जो है फिर से पुनर्जीवित होती है। और अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात विजय के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पश्चिम भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर, पश्चिम भारत के जो है भाई गुजरात पे विजय प्राप्त करता है, तो पश्चिम भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर दिल्ली सल्तनत का नियंत्रण हो जाता है। ये एक कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, तो लिख लीजिएगा इसका क्या महत्व होता है। तो पश्चिमी भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का नियंत्रण, या दिल्ली सल्तनत का नियंत्रण कह सकते हैं, सीधा नियंत्रण। आप लोग अपना लिख लीजिएगा, इसको मेंशन कर लीजिएगा। दूसरा क्या जो है वो कह सकते हैं कि जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा कि दूसरा क्या लाभ हो सकता है, तो जो है वो दूसरा क्या करता है कि जब ये चित्तौड़ पे आक्रमण करता है, तो चित्तौड़ पर अलाउद्दीन की विजय से क्या होता है ना कि महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग जो दिल्ली सल्तनत से जो चित्तौड़ की तरफ जो है एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था, उस व्यापारिक मार्ग पर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, जिसके काफ़ी दूरगामी परिणाम मिलते हैं इसको। तो चित्तौड़ पर आक्रमण से क्या होता है, देखिए क्वेश्चन अब वर्तमान में किस तरह से पूछेगा वो आपको नहीं पता, तो हमें जानकारी भी थोड़ी लोगों से एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी। ठीक है, केवल ऐसे फैक्ट तो हमने सारा बता दिया आपको। अब थोड़े से कॉन्सेप्ट की बात के लिए जाए भाई, अलाउद्दीन खिलजी एक दूरदर्शी शासक था, बहुत दूरगामी सोच थी उसकी। उसने आक्रमण किया तो केवल क्या धन प्राप्ति ही थी, क्या केवल साम्राज्य विस्तार था, या और भी कुछ थे जो है वो उसके कुछ अल्टरनेट प्लान भी और कुछ थे। तो यही था कि चित्तौड़ पे जब आक्रमण करता है, तो चित्तौड़ पर आक्रमण से दिल्ली सल्तनत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग, दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण क्या, सीधा नियंत्रण कह सकते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई, ये इम्पोर्टेंट था। एक चीज़ और जो मतलब कभी कभी ज़्यादा मतलब अच्छे तो आईएएस में ही पूछते हैं, फिर भी पीसीएस में भी अगर ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट पे घुसते हैं, तो एक चीज़ और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मुझे जो लग रही है वो ये है कि जैसे क्या कहते हैं कि दक्कन पर जो इसने विजय प्राप्ति की थी ना, दक्कन के क्षेत्र में विजय, तो अब इतिहास में जैसे अगर ऑल ओवर हम जो है वो पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले जो है वो दक्कन पर जो एक नियंत्रण था, दक्कन पर किसका नियंत्रण था, जो है वो किसने नियंत्रण, तो सबसे पहले मौर्यों ने किया था, अशोक ने किया था, मौर्यों में भी अशोक ने किया था। और कैसे किया था, वो अपनी धम्म नीति से किया था, सीधे सीधे धम्म नीति का प्रयोग करके किया था। ठीक है, उसके बाद जो है वो अपना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, सीधे सीधे अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो बहुत सफल आक्रमण था, दक्कन के प्रति जो इसकी नीति थी वो सर्वाधिक सफल नीति थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की इतिहास में सबसे सफल नीति। ठीक है, दक्कन के क्षेत्र पर अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, उसके बाद जो है वो एमबीटी ने किया था। ठीक है, एमबीटी भी पूरी तरीके से इसमें सफल नहीं रहा था, और इसके बाद जो है वो औरंगजेब ने किया था। ठीक है, पर ये दोनों की स्थिति काफ़ी जो है वो त्रासदीपूर्ण, मतलब काफ़ी जो है इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तो कह सकते हैं कि जो सबसे सफल तरीके से दक्कन पे जो आक्रमण किया था
हाँ ठीक है, सफल नियंत्रण जो था दक्कन पर, जो सफल नियंत्रण, सर्वाधिक सफल नियंत्रण जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का ही था। ठीक है, इस मामले में हम कह सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। अब कुछ भी नहीं बचता है जो मैंने आपको नहीं बताया है। ठीक है, ऑल ओवर मैंने आपका जो है वो तैयारी यहाँ पे करवा दिया। खिलजी वंश पूरा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और जो है वो अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में तुगलक वंश करेंगे। 2 लेक्चर में तुगलक वंश खत्म होगा, क्योंकि एक तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक इम्पॉर्टेंट है, और मोहम्मद बिन तुगलक के जितनी भी घटनाएं हैं उसके कार्यकाल में, जितनी भी राजधानी परिवर्तन से लेकर जितनी भी सांकेतिक मुद्रा तक जितनी भी घटनाएं हैं ना, उनको एक तो हमें काल क्रमेण रूप से सजाकर पढ़ना है। पहला जो हमारा वो होगा पढ़ने का तरीका। दूसरा फिर हमें मोहम्मद बिन तुगलक में ऐसे हमको पढ़ना है क्या क्या उसने परिवर्तन किए, क्या क्या उसने अपने शासन में किया। उसके बाद उनका एक क्रम होना चाहिए, ये हमको पहला दिमाग में होना चाहिए। हमारी क्वेश्चन है और इसको हमको ऐसे ही पढ़ना है। सेकंड जो हमें जो है वो फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ना है। फिरोज शाह तुगलक के निर्माण कार्य, फिरोज शाह तुगलक ने कई नवीन जो है वो विभागों की स्थापना की थी, उसके बारे में पढ़ना है। तो दोनों के बारे में क्या पढ़ना है इम्पोर्टेंट, और कैसे पढ़ना है ये मैंने बता दिया। अब हमें जो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा गयासुद्दीन और MBT के बारे में होगा। फिर उसके बाद हमारा जो है फिरोज शाह तुगलक, फिर उसके बाद जो है छोटे मोटे शासक हैं तुगलक खत्म। उसके बाद केवल एक लेक्चर तुगलक वाले में शायद जो है ना फिरोज शाह तुगलक, मेरे ख्याल से ना एक कल वाले लेक्चर में जो है वो हमारा जो है वो एक तुगलक वंश होगा। परसों वाले लेक्चर में फिरोज शाह तुगलक के साथ ही ना जो है वो आपका सैयद और लोधी वंश भी खत्म हो जाए, क्योंकि उसमें कुछ उनकी कहानी कुछ है नहीं। ठीक है, तो मतलब मैं कह सकती हूँ कि 2 लेक्चर या मैक्सिमम 3 लेक्चर में अपना दिल्ली सल्तनत फिनिश। फिर उसके बाद कुछ प्रशासनिक चीज़ें होंगी, वो एक, हाँ वो मैक्सिमम 3 नहीं 4 लेक्चर, क्योंकि वहाँ पे कुछ और चीज़ें भी मुझे बतानी होंगी। ठीक, ऑल ओवर दिल्ली सल्तनत की व्यवस्था के बारे में। ठीक, उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा मुगल पीरियड। चलिए, तो तब तक के लिए नमस्कार। और आप लोग प्लीज़ जो है वो बताया करिए कैसे चीज़ें आपको लगती हैं, कमेंट किया करिए। जो ना समझ में आए उसके बारे में चर्चाएं होंगी, तभी तो बात विवाद होगा, तभी तो हल निकलेगा ना। तो हल निकालने की कोशिश करिए। चलिए, नमस्कार।